विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान जय राजस्थान जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। किसान भाइयों, कहते हैं कि सूरज है दाता भला, वही कमाता रोज, जल थल नभचर पालता, देता उनको ओज। पेड़ बांटते छाँव हैं, सूरज बांटे धूप, धूप छाँव का खेल ये जीवन का है रूप। सूर्य की किरणें, सूर्य की ऊर्जा जीवन को, प्रकृति को, खेती बाड़ी को नया सृजन देती है। इसीलिए आज कृषि दर्शन में हम बात करेंगे सौर ऊर्जा से जुड़ी हुई। इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे हैं हमारे आज के विशेषज्ञ पीसी कुमावत। तो चलते हैं विशेषज्ञ की तरफ और लेते हैं उनसे जानकारी मृदा सौरीकरण के बारे में। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम सौरीकरण की विधि के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं कि हमारे किसान भाई लगातार सब्जियों पे सब्जियां लगा रहे हैं, चाहे वो बाहर की हो चाहे हरित गृह की हो, और उसके कारण दिनों दिन जो मिट्टी जनित रोग हैं वो काफ़ी हमारी सब्जियों के अंदर फैलते जा रहे हैं, उनका जो आक्रमण है बढ़ता जा रहा है। तो सौरीकरण की जरूरत हमें क्यों है? मृदा जनित रोगों में विशेष रूप से जड़ गलन, तना गलन, काली भूरी जड़ें हो जाना, फफूंदी, जीवाणु, वायरस, इनका प्रकोप होना, अंडे प्यूपा होना, ये जो है, और हमारी सारी फसल इनके कारण जो है वो खराब हो जाती है। अभी एक बीमारी जो बहुत ही विशेष रूप से बहुत तेजी से जो हमारे फसलों के अंदर फैल रही है, चाहे वो हम बाहर लगा रहे हैं चाहे वो अंदर लगा रहे हैं, वो जो बीमारी है वो है, उसको कहते हैं जड़ गांठ सूत्रकृमि या निमेटोड, जिसको कहते हैं रूट नोट निमेटोड। ये बीमारी इतने ज़्यादा तरीके से हमारे खेतों में फैल रही है कि इसमें हमारी फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जितनी भी बेल वाली फसलें हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा फैल रही है। टमाटर है, बैंगन है, और ख़ास करके हरित गृह में जो हमारे किसान भाई सब्जियां लगा रहे हैं, विशेष रूप से जो खीरा लगा रहे हैं हरित गृह, पॉली हाउस, नेट हाउस जिसको कहते हैं, उसके अंदर तो ये इतने भयंकर रूप से आती है कि किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान होना पड़ता है। तो ऐसे में जो हमारा सौर्यकरण है, या जिसको हम सॉइल सोलराइजेशन भी कहते हैं, उसका जो महत्व है वो और भी बढ़ जाता है। तो सौरीकरण के बारे में आज हम पूरा जानें। अब हम जानते हैं सौरीकरण क्या है, सौरीकरण हम कैसे करते हैं। सौरीकरण हमारे खेत या हरित गृह की जो मिट्टी है उसको हम सूर्य की किरणों से और पॉलीथीन की सहायता से इतना तपाते हैं या इतना उस मिट्टी को गर्म करते हैं कि मिट्टी जनित सभी जो रोग, खरपतवार के जो बीज है उसमें वो नष्ट होते हैं। सौरीकरण सभी प्रकार की खेती में हम काम में ले सकते हैं, जैसे संरक्षित खेती कर रहे हो, हरित गृह में खेती कर रहे हो, सब्जियों की खेती कर रहे हो, पौधशाला की मिट्टी को रोगाणु मुक्त करना हो, उसमें भी हम सौरीकरण कर सकते हैं। सौरीकरण कब करना चाहिए? जब सबसे गर्म महीने हमारे हों, जैसे मई जून के महीने होते हैं, उस समय पे हम इसको 30 से 60 दिन के लिए जो है सौरीकरण करते हैं। ऐसा पाया गया है कि अगर पॉलीथीन सीट के 5 सेंटीमीटर नीचे हमारी मिट्टी में अगर उस मिट्टी का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर जाता है, तो उस मिट्टी के अंदर जितने भी हानिकारक रोगाणु हैं, सभी तरह के वायरस, जो जीवाणु, फंगस, वो फफूंद, वो खत्म हो जाते हैं। सौरीकरण से हमारी मिट्टी है वो भी एक तरह से तरोताजा हो जाती है। जैसे रात को हम सो के सुबह उठते हैं तो तरोताजा महसूस करते हैं, इससे हमारी सौरीकरण से रोगाणु मुक्त तो होती है, हमारी मिट्टी तरोताजा भी हो जाती है। तो अगली फसल जब उसमें लगाते हैं तो उसकी पैदावार में बहुत अच्छी मिलती है। तब हम जानते हैं सौरीकरण की विधि के बारे में। सौरीकरण की विधि में सबसे पहले हमारे को जो हमारी फसल के अवशेष हैं उन्हें हमें बाहर निकाल के नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि पुरानी फसल के अंदर भी कीट पतंगे छुपे हुए रह सकते हैं। वो हमारी पुरानी फसल के जड़ों में, और जड़ों में भी है, तो उन जड़ों को भी हमको बाहर निकाल के और नष्ट कर देना है, ताकि अगली फसल में वो रोगाणु जो है, जो उसके अंदर जो भी कीट पतंगे हैं, उनका हमें नुकसान आगे ना पहुंचे। तो ये एक विशेष हमको ध्यान में रखना है। काफी सारे इनके अंदर कभी कभी रोग, जैसे भी जड़ गांठ सूत्रकृमि हमने देखा अगर आया हुआ, तो उनको बाहर निकालना। उसके बाद में हमें जितनी भी तरह की कोई भी जैविक खाद देना चाहते हैं, उसमें
जैसे अगर हमारे को जड़ गांठ सूत्रकृमि की ज्यादा समस्या है तो हम 1000 से 2000 किलो तक नीम की खली दे सकते हैं। इसके अलावा अरंडी की खली, करंज की खली और सरसों की खली भी हम 100 से 200 किलो तक उसमें डाल सकते हैं। और ऐसा पाया गया है कि इन खलियों से ऐसे हानिकारक तत्व निकलते हैं जो विशेष रूप से जड़ गांठ सूत्रकृमि के लिए हानिकारक है। विशेष रूप से जब ये तपते हैं, हीट बनती, जो गर्मी बनती है, उसके कारण वो तत्व निकलते हैं। इसके अलावा अगर हमको कोई भी तरह की जैविक खाद डालनी है, विशेष रूप से गोबर की खाद, बकरी की नींदी, मुर्गी की खाद, जो भी हमको डालनी है, तो ये तो जितने भी रोगाणु हैं उनका स्रोत है, तो इनको भी हमको सौरीकरण, इनको भी इनका एक तरह से निर्जलीकरण हमारे लिए करना बहुत जरूरी है। तो ये भी हमको सौरीकरण से या जो सोइल सोलराइजेशन हम कर रहे हैं उससे पहले इन सभी को डालना है। मिट्टी की जांच करानी है, वो भी हम करवा सकते हैं। इसके बाद हम ट्रैक्टर से जुताई करके सभी खादों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें बारीक और महीन मिट्टी करने की जरूरत हमको बहुत जरूरत है। कभी कभी अगर हमको लगता है कि हमारी फसल में मिट्टी जांच के हिसाब से उसके अंदर अगर हमको जिप्सम डालना है तो वो भी हम ट्रैक्टर चलाते समय इसमें डाल सकते हैं। किसी भी फसल के अगर कोई अवशेष रह गए हों तो उन्हें भी हम हटा देंगे। कई बार कुछ पत्थर आदि भी रह जाते हैं तो उनको भी हम हटा देंगे। तो ये हमको ध्यान में रखना है। मिट्टी जांच जैसे मैंने कहा वो हम यहाँ पे उसको कर सकते हैं। इसके बाद खेत में हम गहरी सिंचाई करेंगे। आप चाहें तो सिंचाई फुहारे से भी कर सकते हैं या फिर छोटी छोटी क्यारी बनाकर भी सिंचाई कर सकते हैं। मिट्टी में लंबे समय तक नमी बनाए रखने में ये हमारी जो गहरी सिंचाई है मदद करती है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि सूखे खेत में हमारी फसल के जो बीज हैं वो भी नहीं उगते हैं। ऐसे जो रोगाणु होते हैं उनके भी जो बीज हैं, जो स्पोर्स जिनको बोलते हैं, वो नमी में ज्यादा अच्छे सक्रिय होते हैं, उगते हैं, या यूं कहें कि वो कमजोर अवस्था में आ जाते हैं। तो जैसे ही गर्मी पड़ेगी वो सारे मर जाते हैं। तो इसलिए नमी का हमें इसमें विशेष ध्यान रखना है। नमी का बहुत महत्व है। और एक जो गुप्त उष्मा होती है नमी की, वह भी तापमान के साथ मिलकर ज्यादा हानिकारक होती है, रोगाणुओं को नष्ट करने में सहायक है। तो हमें अच्छी से नमी करनी है। कई बार हमारा रेतीला खेत है तो हम 1-2 चरणों में कर सकते हैं। जितनी दूर पानी दिया उतनी दूर में हम पॉलीथीन शीट बिछा सकते हैं। तो इस तरह से हमें खेत को अच्छा पानी देके, सिंचाई देके हमें अच्छे से नम कर लेना है। ये हमें विशेष ध्यान रखना है। अब हम इसमें सिंचाई करने के बाद में अगर हमारे पास में ड्रिप सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो हम उसे भी बिछा सकते हैं, ताकि सौरीकरण के दौरान कभी कभी हमें कुछ रासायनिक पदार्थ देना हो तो वो दे सकते हैं, या कभी नमी कम हो जाए तो वो पानी दे सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। पॉलीथीन, पारदर्शी पॉलीथीन का हमें चुनाव करना है, अच्छी क्वालिटी का चुनाव करना है, ताकि सूर्य की किरणें जो है वो हमारी सीधे मिट्टी के ऊपर पड़े और उसका तापमान बढ़ाए। पॉलीथीन की जो मोटाई है वो 15 माइक्रोन से लेके 30 माइक्रोन के बीच में हम ले सकते हैं उसकी पॉलीथीन की मोटाई। उसकी चौड़ाई हम सुविधा अनुसार 4 मीटर से लेके 8 मीटर, जैसा भी हमारा खेत है उसके हिसाब से हम उसका चुनाव कर सकते हैं। ज्यादा चौड़ाई वाली लेंगे वो लाभदायक है, ताकि हमें कम से कम उसमें जोड़ों है जो उनको लगाना पड़ेगा। पॉलीथीन शीट को हम किनारों से हल्की खाई खोद के अच्छे से दबा देंगे, ताकि वहां से गर्मी लीक ना हो। ये भी हमको ध्यान में रखना है। अच्छे से उसको हल्की सी खाई खोद के दबा दें। जहाँ पे हमारी 2 पॉलीथीन आ रही हैं उनको हम आधा फीट एक दूसरे के ऊपर चढ़ा देंगे, और चढ़ाने के बाद में भी उसके अंदर हम टेप लगा देंगे सुविधा अनुसार। अगर हमारा हरित गृह है तो उसके अंदर पोल होते हैं बीच में, वहां पे भी हम टेप लगा देंगे। देखिए, ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जितना हम एयर टाइट, जितना हम इसको पैक करेंगे हमारे खेत को, उतना ही इसमें तापमान ज्यादा होगा, ज्यादा हीट बनेगी। जितना तापमान ज्यादा बनेगा उतना ही सौरीकरण ज्यादा अच्छा होगा, उतना ही जो सोलराइजेशन है वो ज्यादा अच्छा होगा। आप बीच बीच में इसमें मिट्टी भी डाल सकते हैं कि ताकि हमारे जो टेप है वो उखड़े नहीं, कमजोर ना पड़े। तो ये हमको विशेष ध्यान रखना है। ओपन फील्ड में भी हम इसको कर सकते हैं। इसी तरह से खुले खेत में, ओपन फील्ड में जो अगर हमको पौधशाला वगैरह तैयार करनी हो तो सेम यही हमारी विधि रहेगी सीट बिछाने की। वहां पे भी हम सीट बिछा देंगे, किनारों से उसको अच्छे से दबा देंगे। इसके बाद में हमको बीच बीच में सौरीकरण के दौरान हर 8-10 दिन पे हमारी जो पॉलीथीन सीट है इसकी जांच करनी है, और ये सुनिश्चित करना है कि पॉलीथीन सीट कहीं से उखड़ तो नहीं गई है, उसमें कोई छेद तो नहीं हो गए हैं, हमने टेप लगाई थी वो कमजोर तो नहीं पड़ गई है, किसी जानवर ने पॉलीथीन सीट में नुकसान तो नहीं किया है। साथ ही साथ हम नमी की भी जांच करेंगे। जैसे कहा था कि नमी बहुत जरूरी है।
अगर लगता है कि नमी कम है तो जो हमने ड्रिप बिछाई थी वो ड्रिप के द्वारा हम सिंचाई कर सकते हैं। अब हमारा जो खेत है ये लगभग हमारा तैयार है सौर्यकरण के लिए। ऐसी अवस्था में हम हमारे खेत को लगभग 45 से 60 दिन तक रखेंगे। 45 दिन एक आदर्श समय है, 45 दिन हम ऐसी अवस्था में इसको रखेंगे कम से कम। और क्योंकि गर्मी के दिनों में कर रहे हैं तो गर्मी इसमें ज्यादा बनेगी, तो जितनी ज्यादा गर्मी बनेगी उतने ही उसके अंदर जो रोगाणु हैं, जो खरपतवारों के बीज हैं, जो जड़गांठ, विशेष रूप से जड़गांठ सूत्रकृमि है, वो सारे के सारे जो है नष्ट हो जाएंगे। इतना ये हमारी जो मिट्टी है ये तप जाएगी। तो इस तरह से हम जो चरणबद्ध तरीके से जो है हमारा कार्य करेंगे। सौर्यकरण के बाद की क्या सावधानियां रखनी है ये बहुत जरूरी है सभी हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि सारा कार्य करने के बाद में ये सावधानियां हमें जरूर रखनी है। क्या? किसी भी तरह का जैविक कार्बनिक खाद इसमें मिक्स नहीं करना है। कई बार हम क्या है कि किसान भाई उसमें कार्बनिक और जैविक खादें डाल देते हैं, तो वो क्या है कि जितने भी रोगाणु है उनका वो स्रोत है, उनका घर है, तो वो सारे के सारे वापस उसमें वो पैदा हो जाएंगे। तो इसलिए हमें किसी भी तरह का जैविक या कार्बनिक खाद मिक्स नहीं करना है। केंचुए की खाद भी अगर हमको डालनी है तो उसको भी हम पहले उपचारित करके डालेंगे। जो हमारे जैव उर्वरक जो आते हैं, जो जैव जो फंजीसाइड आते हैं, कवकनाशी आते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा, पेसिलोमाइसिस, स्यूडोमोनास आदि से उपचारित करके डालेंगे। मिट्टी हमको बिल्कुल नहीं बदलनी है। कई बार हमारे क्योंकि 40-45 दिन का टाइम होता है, मन में आता है कि कुछ एरिया की मिट्टी बदल दें, कुछ क्षेत्र की, खास करके हरित गृह में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो हमारा प्रवेश द्वार है उस प्रवेश द्वार के अंदर कभी कभी खूब सारी मिट्टी चढ़ जाती है, पुरानी मिट्टी जो रहती है उसको हमको जरूर वहां से हटाना है, साफ सफाई करनी है। इसी तरह से जब हम आगे की फसल लगाने के लिए उसके अंदर जो ट्रैक्टर जो लेके आते हैं अंदर, उसके टायरों की सफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो किसी दूसरे के खेत से आ रहा है। वहां पे अगर जो रोगाणु थे उसके मिट्टी के चिपक के हमारे खेत में आ सकते हैं, तो जो हमारे जो रोगाणुओं को खत्म करने की जो कड़ी है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएगी। तो उनके ट्रैक्टरों को अच्छे से साफ करना है। इसी तरह से जब हम हरित गृह में अगर जो हमारा एक बड़ा गेट होता है उसको काफी दिन तक खुला पड़ा रहता है, वो हमने देखा है, बहुत बार ऐसा किसान भाई गलती से भी छोड़ देते हैं, तो कीट पतंगों के जो माँ बाप हैं वो उसके अंदर घुस जाते हैं और वो फिर जैसे हम नई फसल लगाते हैं, 2 पत्ती की फसल होती है, उस पर आक्रमण कर देते हैं। तो उस गेट को भी आप विशेष ध्यान रखें कि जैसे हमारे कृषि कार्य हरित गृह में खत्म हो तुरंत से हम उसको जो है वो गेट को बंद कर दें। अब जो हमारा खेत है नई फसल लगाने के लिए तैयार हो गया है, हम नई फसल की तैयारी कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से खेत को तैयार कर लेंगे। उसमें बेड बनाने के बाद में हम बीज लगाना चाहते हैं, बीज लगा सकते हैं। हमारे पास में कोई फसल की पौध है तो हम पौध लगा सकते हैं। और मैं कहूँगा कि हमारी मिट्टी बिल्कुल तरोताजा भी हो गई है, रोगाणु मुक्त भी हो गई है, तो इसके ऊपर जब जो भी हम फसल लगाएंगे वो बहुत अच्छे से हमको उत्पादन देगी, भरपूर उत्पादन आएगा। विशेष रूप से मैं सभी किसान भाइयों से कहूंगा कि इसको अगर चरणबद्ध तरीके से, सही तरीके से अगर मिट्टी का जो सौर्यकरण किया जाए तो काफी हद तक हम जो रासायनिक जो दवाइयां हैं उनका पैसा बचा सकते हैं, हमारी फसल की क्वालिटी अच्छी ले सकते हैं। मैं कहूँगा सस्ते में जो है ये हमारा जो सौर्यकरण का एक सभी रोगाणु से मुक्त होने का इलाज हो सकता है। धन्यवाद। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज जानकारियां बस इतनी ही। आप कृषि दर्शन कार्यक्रम में क्या कुछ नया देखना चाहते हैं, इसके लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज जानकारियां बस इतनी ही। वादा करते हैं नई जानकारियों के साथ फिर से हाजिर होंगे। अभी दीजिए आज्ञा। जय हल जय हलधर।